कौन कौन से दिए थे बेटा? DCD 6 20 ना। क्वेश्चन नंबर 1 आगरा, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आगरा। क्वेश्चन नंबर 5 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 आगरा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 वाला ना? 6 वाले में देखो ये बताओ, सबसे पहले 1 में कोई डाउट है? 2 में, 3, 4, 5, 6। ये तो 6 में उन्होंने क्या बोला? अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता है? 109 डिग्री होता है कि नहीं? 109.5 डिग्री, ये होता है कि नहीं होता है? तो उन्होंने क्या बोला है? नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। ये बताओ सबसे पहले PS3 में कितना एंगल होता है? 93 के आसपास। और अपने पास क्या है? वाटर 105 के आसपास होता है। P4 में कितना होता है? 60। ये होता है कि नहीं होता है? तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें है? जैसे सबसे कम डेविएशन इसमें है 109 से 105। डेविएशन इसका कितना है? डेविएशन इसका लगभग 2 डिग्री के आसपास है, 4 डिग्री के आसपास। इसका कितना हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? P4 का। डेविएशन मतलब कितना चेंज हो गया है उससे। तो सब आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें मिलेगा? P4 में। फिर PS3 में दिल्ली आ जाएगा। 6 का दिल्ली। 7th, ये बताओ ये कैसे किया 7th वाला? अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनो बॉन्ड लेंथ। एनो देखना है मुझे बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग देखेंगे NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। ये आएगा कि नहीं आएगा? NO3 नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव प्लस। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? NO2 प्लस N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस। ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? NO3 माइनस N डबल बॉन्ड O नेगेटिव लॉन पेयर। ऐसे ही आया हो कि नहीं आया होगा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 2। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बेटा, इसमें रेजोनेंस हो रही होगी। देखो रेजोनेंस होगी। एक बॉन्ड कितनी जगह मूव करेगा? 3 जगह। 1 + 1/3, 1.33। यही आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कितना आएगा? 1.5, 1.33, 2 और 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें आएगा? इसमें आएगा कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी। आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी आएगी, उसके बाद इसकी आएगी, सबसे कम इसकी आएगी। आंसर आ जाएगा अपना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, लिख लीजिए। तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा? दिल्ली आ गया ना? नहीं दिल्ली नहीं, NO3 नेगेटिव, बॉम्बे आ जाएगा। बॉम्बे 7th का बॉम्बे। 8th, अब 8th में कैसे करोगे? देखो 8th में उन्होंने बोला है बॉन्ड लेंथ इन गिवन कंपाउंड। बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है। सबसे पहले क्या करना होता है? जब भी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल या बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया करो। और जब भी अपने पास स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो जिस ऑर्डर में दिए उस ऑर्डर में बना लिया करो। अब जैसे मेरे पास दिया है CH3CN, कैसे बनाओगे? अब कार्बन से कितने लगा दिए? 3 हाइड्रोजन। अब कार्बन की एक वैलेंसी बची, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब कार्बन एक यहाँ से आएगा, 3 वैलेंसी बची। ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब इनके भी हमें किसका निकालना है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ निकालनी है कि नहीं निकालनी है? अब मुझे तो इनके बीच में कितना बॉन्ड उड़ रहा है? 3 आया कि नहीं आया? HN ऐसे ही आएगा। फिर क्या आएगा? C, फिर O। बताओ कैसे बनाओगे?
इसकी दो वैलेंसी बची, दो यहाँ से, दो वैलेंसी इसकी बची यहाँ से, आया कि नहीं आया? अब बताओ इनके बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 2, आया कि नहीं आया? उसके बाद कौन सा है? CH3, CH3 CONH2, यही आएगा कि नहीं आएगा? क्या करोगे? CH3 C। अब ध्यान देना, अब आपका मन करेगा सर ऐसा कर देता हूं, लेकिन ऐसा मन करेगा तो ऑक्सीजन के लिए तो सही है, लेकिन नहीं, कार्बन के लिए दिक्कत है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो। अब क्या करना है हमें? इसका एक और तरीका है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखो सब सही है कि नहीं है? तो कभी भी आपको कार्बन, अगर ऐसा कार्बन के बगल में ऑक्सीजन लिखा है तो आप जनरली डबल बॉन्ड O बना के देखा करो, सेटिस्फाई हो जाती है वैलेंसी। तो ये बन गया स्ट्रक्चर अपन ने बना लिए। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें 2 के आसपास निकल रहा है ये 3, और यहाँ पे कितना दिख रहा है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 1। बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा तो एटम ज्यादा पास में रहेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा R आएगा, उसके बाद Q आएगा और सबसे कम P। तो आंसर क्या हो जाएगा? RQP, चेन्नई। 8 का चेन्नई आ गया। 9th, which of the following statement is not correct for sigma and pi bond formed between two carbon atoms? ये लिखा है, free rotation of atoms about a sigma bond is allowed but pi bond in case, ये सही है अपना। sigma bond determine the direction between carbon atom but pi bond has no primary effect। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? देखो, जब भी अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो अपन लोग क्या लेते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो डायरेक्शन किससे निकल रही? सिग्मा से। सिग्मा के बाद ही तो पाई बॉन्ड आता है। तो अपन डायरेक्शन किससे डिटरमाइन कर रहे हैं? सिग्मा से। पाई से कोई डायरेक्शन, बस पाई से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। क्या ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट पड़ता है? पाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्राइमरी इफेक्ट किसका रहता है? प्राइमरी इफेक्ट रहता है सिग्मा का। पाई तो सिग्मा के बाद आता है, तो ये वाला भी सही हो गया। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स आर इन दी ऑर्डर ऑफ, क्या ये सही है? अभी तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जो वीक है उसकी कम। तो सिग्मा की ज्यादा होनी चाहिए थी, पाई की कम। तो ये तो गलत दिया हुआ है, सिग्मा की कम दी हुई है, पाई की ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। 10th, आगरा आ गया, आगरा। 11, अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, हो गया होगा ये तो। पहले वाले में क्या आ रहा है? NO2 प्लस सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद CO3 -2, उसके बाद BF4 नेगेटिव, यही आएगा। सेकंड वाले में SO, इसमें 109 के आसपास बनेगा। SO2 Cl2 में, SO3 में 120 और SF6 में 90। बुकलेट कहाँ है तुम्हारी? निकाल लो, कष्ट कर लो थोड़ा। ऐसे तो ना भागवत कथा चल रही है, बस जयकारी लगाने पढ़ना होता है, क्यों? पहला अध्याय खत्म, दूसरा, तीसरा, बस लास्ट का वो भी वेट तो ही रहता ना, कब लास्ट होने वाला है। पढ़ने आए हैं तो एक प्रॉपर तरीके से नोटबुक करके आए हैं, तो देख लो भाई हमने क्या किया था, क्या गलतियां हुई हैं, क्या पाप हुए हैं, क्या पुण्य हुए हैं, प्रायश्चित कर लो घर पे बैठ के जो कुछ भी किया है। ऐसे तो फिर भगवान भरोसे बैठे रहो, भगवान आपके भरोसे बैठे हैं, आप भगवान के भरोसे बैठे हो। भगवान का तो कुछ नहीं होगा, अपन ही निपट जाएंगे, क्यों? आप सोच रहे हो ऊपर वाला कुछ करे, ऊपर वाला सोच रहा है नीचे वाला कुछ करे, और जिंदगी इसी में निकल गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। SO2 Cl2, इसमें हाइब्रिडेशन sp3 बन रहा है, 109 के आसपास मिलेगा। SO3 में 120 और SF6 में कितना आएगा? 90। तो अपना सबसे ज्यादा हो जाएगा SO3। SF6। थर्ड वाले में क्या होगा बेटा? O Br2 OCl2 OF2, यही आएगा कि नहीं आएगा? फोर्थ, सुनो, PCl5 और PBr5 सेम मिलेंगे,
सेम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे PCl5 ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे बेटा? Cl 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 Cl। और यहाँ पे कैसे बनाओगे? Br 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 Br, ऐसे बनेगा। तो क्या लोन पे रहोगा तब तो आएगा, कहीं लोन पे रहे तो कहीं कम ज़्यादा हो पाएंगे जब तक। क्या? तो साइज से क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज से अगर ये लोन पे होता तो हाँ कहीं ये मूव करते, लोन पे होता तब तो साइज से इफेक्ट पड़ते हैं ना। अभी बताओ, आपको 3 अरेंज करने हैं, ऐसे ही अरेंज करोगे ना? अगर बड़े हैं तो क्या होगा, तब भी ऐसे ही अरेंज होंगे, लेकिन दूर दूर अरेंज होंगे, एंगल तो नहीं मेंटेन करके रखोगे ना। अगर लॉन पेयर होता तो हाँ, लॉन पेयर होता तो ये दूर दूर चले जाते। और Xe2F2 में कितना आएगा इसमें? अच्छा, हमें इक्विटोरियल ही काउंट करना है, तो इक्विटोरियल में कितना आएगा? 180। इसमें कितना आएगा बेटा? 180। एक्सियल में काउंट करना था। और XeO2F2 कैसे बनाओगे? XeO2F2 कैसे बनेगा? Xe 8 और 2 10, एक लोन पेयर आता होगा, लोन पेयर एक आएगा। अच्छा, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का आपस में करना है 120, ये भी कितना होगा? 120। अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे ही बनेगा। ये लोन पर आया तो रिपल्सन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? रिपल्सन लगाएगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, ये 120 से ज्यादा। तो क्या होगा? XeO2F2 ग्रेटर देन PCl5 PbR5। ये आया कि नहीं आया? चलो, explained by PCl5 is found but pH is not। बताता हूँ ये क्यों। ये नहीं आया ना? नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो, आ जाएगा अभी। चलो, चलो यहाँ देखो, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि कभी भी अगर अपने पास देखो, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपसे बोल सकते हैं, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, कि अपने पास SF2 ओके, SF4 मिलता है, SF6 मिलता है, PCl3 मिलता है, PCl5 मिलता है, सुनते जाओ, ये मिलता है। अब आपसे पूछेंगे कि जैसे अपने पास XeF2 मिलता है, XeF4 मिलता है, XeF6 मिलता है, ये सब मिलते हैं। अब आपसे पूछेंगे, जैसे ही इसमें सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 4। कोवैलेंसी इसमें कितनी है? 6। फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है। SH2 मिलता है, SH4 नहीं मिलता है, SH6 नहीं एग्जिस्ट करता है, PH3 मिलता है, PH5 नहीं मिलता है। अब देखना, ये अपन कैटेगरी डाल रहे हैं सर, हमें कैसे मालूम चले? सर आपको तो याद है, हम कैसे याद करें? याद नहीं करना है, लॉजिक होता है। ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है। सर हम कैसे पता करें कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, एडजस्ट करेगा नहीं करेगा? तो इसका एक सिंपल रूल होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कभी भी डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। डी ऑर्बिटल या ऐसा ऑर्बिटल जिसमें डी की मिक्सिंग हुई हो। हाइड्रोजन कभी भी, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन मान लो, या फिर एक सिंपल रूल दिया गया है, ऐसा एटम, कौन सा एटम? एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर अपने पास ऐसा मान लो कि अगर कोई साइड एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है या उसके बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम लेस देन इक्वल्स टू 2.5,
इट नेवर फॉर्म बॉन्ड विथ डी ऑर्बिटल, और ऐसा ऑर्बिटल जिसमें डी का मिक्सिंग हो, नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ डी ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग डी परसेंटेज, या डी का कंट्रीब्यूशन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, डी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि मिक्सिंग सही नहीं होती है। एस का क्या होता है, जो आपका एटम होता है एस, ऐसे मान के चलो कि जब भी ये बॉन्ड बनाने जाएगा, तो देखो होता क्या है बेटा, आप ऐसे समझो, इसको समझने का तरीका ये है कि मान लो जब भी बॉन्ड बनते हैं तो इंटरमिक्सिंग होती है, या फिर क्या होता है, अगर आपको इफेक्टिव बॉन्ड बनवाना है तो क्या करना पड़ता है, आपकी जो बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स है उनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने ड्रैगो की बात की थी, ड्रैगो में क्या हो रहा था, ड्रैगो में ये हो रहा था कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनिटी कम है और लॉन पेयर भी है, लॉन पेयर के रिपल्सन की वजह से क्या हो गए, जो आपके ऑर्बिटल से उनमें डिफरेंस बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा हुई तो इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाई। ऐसे ही आप ये समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनिटी कम होने की वजह से क्या होता है, जो वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं एस, एन एस, एन पी और एन डी, इनमें एनर्जी डिफरेंस रहता है। और अगर मान लो साइड वाला एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो ए है, यहां से अपन ने बी से बॉन्ड बनवाया, इसकी इलेक्ट्रोनेटी कम है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा नेगेटिव टाइप का बनेगा। और डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे बनेगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये ऐसे समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इन्हीं में क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, वो रिपल्सन लगाएगा, और रिपल्सन लगाएगा तो इनकी एनर्जी में चेंज ज्यादा आ जाएगा, और चेंज ज्यादा आएगा तो फिर ये मिक्स नहीं हो पाएंगे और ये आपके बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। सबसे खराब बॉन्ड कौन बनाएगा, डी वाला, क्योंकि डी का साइज सबसे बड़ा होता है। और खराब बॉन्ड ही बनाना और एनर्जी भी बढ़ गई, न्यूक्लियस से दूर भी हो गया, तो क्या बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। अगर हाँ, अगर इस वाले एटम की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, अपने साइड खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज टाइप पे जनरेट होगा। मतलब ऐसा मान के चलो, अगर साइड वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्या करेगा, वो सेंटर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो सेंटर वाले पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज टाइप पे जनरेट होगा, तो क्या करेगा, इन ऑर्बिटल की एनर्जी को कम कर देगा, तो ये पास पास में आ जाएंगे। तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, डी के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। अब ये बताओ, अब अगर आपको SH4 बनाना है तो बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या आई होगी, 6 और 4 10, sp3d2 आएगी कि नहीं आएगी, sp3d, तो क्या ये डी के साथ बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बनाएगा। क्या इसी इसमें क्या लिखोगे, sp3d2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्या ये बना पाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि डी इन्वॉल्व हो रहा है। जहां पर भी आपका डी इन्वॉल्व होगा वो फिर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। आप सब में पकड़ो, सब में आपको मिल जाएगा। देखो pH3 में कोई डी इन्वॉल्व नहीं होता, 3 वैलेंसी होती है, तीनों बॉन्ड बना रहा है। pH5 में कितने होंगे, 5 बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फोरस को डी का सहारा लेना पड़ेगा, डी का सहारा लेगा, डी बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए pH5 नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप आओ Xc पे आ जाओ, XCH2, तो कौन सा यूज करेगा, डी का यूज करेगा कि नहीं करेगा। अरे जिनोन, जिनोन क्या होगा, जिनोन की अगर हम लोग बात करें तो जिनोन क्या होता है आपका, 5s2 5p6 5d0, 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एक पी में खाली होगा, एक डी में खाली होगा, होगा कि नहीं होगा। और जैसे डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये बनेगा। कहीं पर भी अगर डी ऑर्बिटल ऐसे एटम से बॉन्ड बना रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, और इन जनरल हाइड्रोजन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन में ही सेटिस्फाइड होता है। तो ना तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये दोनों क्यों नहीं मिलते। तो ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन 1s एंड 3d और 1s में ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो क्या होता है, वो बॉन्ड नहीं बना पाता। इसलिए क्या होता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एक्सप्लेनेशन था ना, PCl5 बनता है लेकिन pH5 नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कम होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलता है, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलने के कारण क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको सिंपल ये ध्यान देना है, कहीं पर भी अपने पास अगर
कहीं पर भी अगर अपने पास डी ऑर्बिटल आ रहा है या हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और आपका ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रिसिटी 2.5 से कम है, तो फिर वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और इन जनरल ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? हाइड्रोजन में। चलो जल्दी आ जाओ 13 वाले पे। 13 वाले पे क्या मिल रहा है? सबसे बड़ा किसका है? CH4। सबसे छोटा SbH3। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में H2O सबसे बड़ा, सॉरी CO2। CO2 सबसे बड़ा और सबसे छोटा H2T। थर्ड वाला बताओ H2O PH3। फोर्थ वाले में अब ये कैसे किया? ClO2 और Cl2O एंड ClO2 किसके ज्यादा आ रहा है? ClO2। चलो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है? फिफ्थ वाले में PH3 कम होगा, सॉरी PH3 ज्यादा होगा कि PF3? PF3 ज्यादा होगा, PH3 कम। क्यों? अरे PH3 ड्रैगो है, PH3 ड्रैगो है, 93 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? 109 के आसपास। PF3 कितना मिलेगा? अरे साइज वाला और इलेक्ट्रोनिटी वाला फैक्टर नहीं निकालना, पहले ड्रैगो को अलग कर लेना। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ? ये नहीं कहना सर आपने बोला था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिटी देखते हैं। कब देखते हैं? जब हाइब्रिडेशन हो रही हो। इसमें हाइब्रिडेशन नहीं हो रही, ये कितना रहता है? 93। और ये 109 के, इसमें हाइब्रिडेशन हो रही है, 109 के आसपास मिलेगा। सिक्स वाले में BF3 ज्यादा मिलेगा, NF3 कम मिलेगा। सेवेंथ वाले में NF3 कम मिलेगा, NF3 कम आएगा, PH3 ज्यादा आएगा। यही तो आएगा। कौन से ज्यादा आ रहा है? ये बताता है आपको कि हाइड्रोजन दिया हो और फ्लोरीन दिया हो तो किससे चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेटा, यहाँ खींच लेगा तो इनमें रिपल्सन कम हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन में ये अपने इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा या नाइट्रोजन अपने साइड खींचेगा, तो इनमें एंगल बढ़ जाएगा क्योंकि रिपल्सन आ जाएगा। तो NF3 का ज्यादा, NF3 का कम आएगा, NH3 का ज्यादा आएगा। एट्थ वाले में PF3 और PCl3 में फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या लगाओगे? साइज वाला फैक्टर। तो PF3 छोटा आएगा, PCl3 बड़ा आएगा। ये आ गया। चलो 14 बॉम्बे आ गया। 15 दिल्ली। N3 इसको एजाइड आयन बोलते हैं, एजाइड आयन, एजाइड। 16 अरे ये तो कर लो यार। सबसे ज्यादा फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ बॉम्बे। 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? किसमें आएगा? NH3 में 109 से कम। NH4 में क्या आएगा? NH4 प्लस में कितना आएगा बेटा? 109। और PCl3 में 109 से कम आ रहा होगा। और डी वाले में SCl2, 2 लोन पेयर और 2 क्लोरीन, तो 109 से थोड़ा कम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 18 आगरा आ गया। एक सेकंड देख लेता हूं। सुनो, थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ है। थर्ड वाले में SF4 दिया हुआ है, इतना तो मुझे मालूम है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपना जो SF4 है, SF4 कैसा बनेगा बेटा? 6 और 4 10, sp3d आएगा। लॉन पेयर कितना आएगा बेटा? एक आएगा कि नहीं आएगा? कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही बनेगा। एक लॉन पेयर आया। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये आया कि नहीं आया?
अब मुझे बताओ, ये लोन पेयर रिपल्सन लगाएगा, ये लोन पेयर रिपल्सन लगाएगा, तो मुझे ये बताओ कि जब इसमें रिपल्सन लगेगा तो क्या हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा। तो उन्होंने लिखा है 180 से कम होगा, कितना हो गया 177, और इनके बीच में क्या होगा, ये 90 से भी तो कम होगा, 90 से कम होगा, वो प्रिंट करना भूल गए हैं। 90 की जगह 88 कर लो इसमें, 88, 90 वाला कितना हो गया, 90 वाला 88 हो गया, और कितना हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती थी, 177, ऐसा लिख लेना, उसमें एक वैल्यू मिसिंग है। एंगल इंस्टेंट ऑफ बीइंग 90 182 कितना हो जाएगा, 98 एंड सॉरी 88 एंड 177 रिस्पेक्टिवली, तीनों सही हो जाएंगे। 19 वाला क्या आ रहा है, बॉम्बे आ गया, चलो बताना है 19 वाले में कोई सा हो गया। 20 आगरा बॉम्बे चेन्नई, आगरा बॉम्बे चेन्नई, चलो लो, क्या पैरामैग्नेटिक लिखवाया था ना, ऑर्ड वाली पैरामैग्नेटिक होती है। अभी पूछा पैरामैग्नेटिक क्या होती है, क्या होती है पैरामैग्नेटिक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो कहाँ तक हो गए थे अपने, चलो क्वेश्चन है, कंपेयर दी म्यू, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है, ध्यान सुनना, क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है अपन को। अब डाइपोल मूवमेंट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले अपने पास जैसे उन्होंने दे दिया CO2 SO3 एंड SO2, ऐसे कंपेयर करना है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले जब भी डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने के लिए आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने के लिए स्ट्रक्चर बना लेंगे और चेक कर लेंगे क्या है उसकी कंडीशन। जैसे अगर हम CO2 की बात करेंगे, CO2 कैसे आएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, sp2 निकलेगी, सल्फर 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, लगा दिए 3, बैलेंस सेटिस्फाई करा दो, डबल डबल डबल, आ गया कि नहीं आ गया, कैसा बनेगा। SO2 कैसे बनेगा, sp2 सेंट्रल एटम में sp2 है, साइड एटम 2 हैं तो 2 सिग्मा आएंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो एक, सॉरी स्टेरिक नंबर 3 है, तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा, एक, लॉन पेयर एक, तो क्या करोगे, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक लॉन पेयर, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जैसा यहां जा रहा है वैसे ही यहां जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, वैसे ही बनेगा, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू नेट 0, इसमें क्या करोगे, म्यू यहां जाएगा, म्यू यहां जाएगा, म्यू यहां जाएगा, इसका भी म्यू नेट क्या हो जाएगा बेटा 0, इसका क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और इन दोनों का नीचे, क्या कैंसिल हो पाएंगे, नहीं होंगे, तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इन दोनों का बराबर और इसका ज्यादा, कंपेयर कर लिया हम लोगों ने।
शाम तक रुकना है, पता है? दिवाली आने वाली है, पटाखे फूटेंगे। बात नहीं, अरे बात नहीं करना है, अभी नहीं फोड़ना है, बचा के रखने हैं 2 साल के, 11th के और 12th के। जब अपना सिलेक्शन होगा ना तब फोड़ेंगे हम। समझ गए ना? सेकंड, अभी बताओ, सेकंड में जैसे NH3 एंड NF3, इनको कंपेयर करो। कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, NF3 एंड NH3 एंड NF3। लोन पेयर तो बना लिया करो, बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चलो, क्या आएगा NF3? हाइब्रिडेशन क्या निकलेगी? sp3 लॉन पेयर एक आ रहा होगा, इसकी भी sp3 लॉन पेयर एक आ जाएगा। जल्दी बोलो, नाइट्रोजन लॉन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लॉन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इसका डाइपोल कहाँ आएगा? ऊपर। इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, और ये ऊपर। ऊपर जाएगा कि नीचे? लॉन पेयर का हमेशा टूवर्ड्स दी लॉन पेयर होता है। कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसका हमेशा लॉन पेयर की साइड ही जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे। अच्छा, तो आप किसमें ज्यादा आना चाहिए? अगर आपने डायरेक्शन सही से बना ली, आप पहचान जाओगे कौन सा कम कौन सा ज्यादा। देखो, इन दोनों का तो सेम है, ये इसमें ऐड हो रहा है और उल्टा ये नीचे खींच रहा है। किससे ज्यादा आएगा? NH3 का। NH3 का ज्यादा आता है। और जब अपन ओवरऑल निकालते हैं तो ये नीचे ही निकलता है नाइट्रोजन का, NF3 का। इसका नीचे निकलता है और इसका ओवरऑल कहाँ निकलता है? ऊपर। सभी ऐड हो जाते हैं। थर्ड, थर्ड में क्या आ रहा है? ये कैसा मिलेगा? ऐसा बनेगा। इसको कैसे बनाओगे? सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ही आएगा। जितना यहाँ जाएगा उतना ही यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसमें क्या होगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? μ1 μ2 क्या बराबर है? नहीं है। तो ये पोलर मिलेगा, ये नॉन पोलर, इससे ज्यादा आ जाएगा। सल्फर और कार्बन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? सल्फर। इससे बताओ इसमें क्या होगा?
HF, HCl, HBr, HI। ये बताओ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हो, HF, HCl, HBr, HI, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? अब देखो ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट किस किस पे डिपेंड करता है। देखो ये अपने पास सिंपल है, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है अपना Q इंटू डी। अभी बताओ, ये वाला डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा कि ये वाला डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव जनरेट करेगा, ये कम कर रहा होगा। डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू। और होता क्या है, कभी भी अगर आपको डाइपोल मोमेंट अलग अलग एटम में कंपेयर करना है और अपने पास क्यू या डी से अपन को देखना है, और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे क्या था, भले ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये कम था, लेकिन ये कैंसिल हो गए थे, ये अलग ही हो रहे थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब कुछ सेम था, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया, तो अपन ने डायरेक्शन देख ली भाई, ये डायरेक्शन डायरेक्शन देख के ही मालूम चल रहा है कि ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे HF है, HCl है, HBr है, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे Q अलग अलग हो रहा है और D भी अलग अलग हो रहा है। किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें HF में ज्यादा डिस्टेंस होगा कि HCl में? भाई इसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज बड़ा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब हो क्या रहा है, अगर हम Q से देखें, अगर हम लोग यहां से यहां अगर हम डेल्टा प्लस से देखें तो डेल्टा प्लस कम हो रहा है और डिस्टेंस बढ़ रहा है। कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं? चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर माना जाता है हमेशा। कभी भी आप ऐसे फंसने लगो, सब चीजें सेम है, चार्ज और डिस्टेंस से वेरिएशन आ रहा है, तो हम लोग किसको डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं? चार्ज। चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा? डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आ जाएगा बेटा अपने पास। सिर्फ एक केस में नहीं होता है, एक केस में अपना चार्ज इज डोमिनेटिंग ओवर द डिस्टेंस। सिर्फ किसमें? CH3F एंड CH3Cl। इसमें क्या होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा निकलता है, जबकि चार्ज कौन ज्यादा जनरेट करेगा? ये वाला। लेकिन इसमें डिस्टेंस ज्यादा डोमिनेटिंग कर जाती। सिर्फ इसको छोड़ के बाकी कहीं पर भी आप फंस रहे हो तो आप किससे लगा देना? चार्ज से। जो चार्ज ज्यादा, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। इसमें क्या है, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में इसमें डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव कम आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती। तो Q1 ग्रेटर देन Q2, फिर भी डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर ये आता है एक्सपेरिमेंटली। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्शनली डिस्टेंस ज्यादा बढ़ी जाती है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें ज्यादा निकलता है, इसमें कम निकलता है। बाकी सब में क्या करो, कहीं पर भी आप फंस रहे हो, स्ट्रक्चर बनाओगे अपने आप देखते ही मालूम चल जाएगा, इससे कम होना, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर सेम टाइप के हैं, तो फिर चार्ज या डिस्टेंस से अपन पकड़ लेना। तो किससे पकड़ेंगे हम लोग? चार्ज से। ये वाला बता दो क्या हो, H2 ज्यादा आ रहा है, वेरी गुड। चलो सिक्स वाला बताना मुझे, CH3F, CBr, CS, क्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3I, ये किया है। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस है, कौन कौन से? ये जो, ये भी बहुत फेमस है, आपको दिखेगा ही दिखेगा, एक ये भी बहुत बार दिखेगा, और ये जो 6 और 7 लिख रहा हूँ ये भी बहुत बार दिखते हैं। CH4, CH3, CH4, CH3Cl, CH3, CH3, Cl2, CH, CCl4, CCl4। ये तो मेरे हिसाब से आपसे बन जाएगा। कौन सा वाला?
ऊपर वाला। इन दोनों में किससे ज्यादा होगा? CH3Cl। बाकी को किससे कर दो? चार्ज से। इन दोनों को, ये दोनों किससे होंगे कंपेयर? डिस्टेंस से। बाकी को किससे कंपेयर कर दो? चार्ज से। चार्ज से कंपेयर करोगे, इसमें चार्ज ज्यादा जनरेट होगा कि आयोडीन ज्यादा चार्ज जनरेट करेगा? ब्रोमीन। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद क्या बोलोगे? CH3Br, उसके बाद CH3 आयोडीन। इसको बोलते हैं कॉमन नेम सी। एक कार्बन क्या बोलते हो? मिथाइल। मिथ बोलते हो कि नहीं बोलते? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 को बोला जाता है मिथाइल। क्या बोला जाता है? मिथाइल। और रिप्रेजेंट किया जाता है एमी। कहीं कहीं लिखा मिला होगा आपको एमी। एमी कोई एलिमेंट नहीं है, पीरियड टेबल में एमी ढूंढने लगो। ऐसा OCH3 आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा ऐसा। और इसकी जगह ये भी लिख देंगे OMe, एमी। तो क्या है ये? मिथाइल। ऐसा नहीं पीरियड टेबल में गए एमी ढूंढ रहे सर, एन मतलब नाइट्रोजन होता है, एन मतलब सोडियम होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम। सर एमी क्या होता है? मी। मी नहीं है ये, मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ना देके वो नाम लिख देंगे। डाइपोल मूवमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन मिथाइल ब्रोमाइड, करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या बोलोगे इसे? मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे? मिथाइल फ्लोराइड। क्या बोलोगे? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। चलो, 6 वाला बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सेवेंथ, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो सोचो क्या है। क्या? हाँ, 2 है ये, CH2 है। हो गया? इसमें देखो, ये तो जीरो आएगा, ये जीरो हो गया, ये वाला भी बेटा जीरो। अब ध्यान देना, इसमें हो क्या रहा है? एक क्लोरीन है,
यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन है। यहाँ पे कितने बेटा? 3। और 3 क्लोरीन है। मुझे बताओ क्लोरीन क्लोरीन का साइज बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो एंगल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और बेसिक एंगल ये 109 था, 109 से ज्यादा मिलेगा। और 109 से ज्यादा मिलेगा तो अगर अगर आप इनका रिजल्टेंट लेके जाओगे तो एंगल बढ़ने से क्या होता है? रिजल्टेंट कम होता है कि नहीं होता है? तो होता क्या है कि जब इनका अपन रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये ऐसे सोचो कि एक ये है और यहाँ पे कितने हैं? 2। और 2 में एंगल कितना है? 109 से ज्यादा। यहाँ पे 3 है, 3 है 109 से ज्यादा। और अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट कम होता जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 1 क्लोरीन है तो डायरेक्ट ऐसे समझो कि अगर इसको अगर हम बनाएं तो ऐसे सोचो, 1 क्लोरीन ऊपर जा रहा है और 3 हाइड्रोजन उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? दोनों का अलग अलग एंगल बहुत ज्यादा है। ये एंगल क्या है? कम है तो एडिटिव ज्यादा होगा। एंगल बढ़ गया, एडिटिव कम होगा। और यहाँ पे ये इनका डाइपोल मोमेंट भी देने वाले 2 कम हो गए। यहाँ पे कितना बचा? 1 ही बचा। और 3 3 जगह ये जा रहा है ऐसे। और ये एंगल क्या है? एंगल 109 से बहुत ज्यादा है। और एंगल बढ़ाओगे तो क्या होता है? रिजल्टेंट कम हो जाता है। और जब इनका हम ओवरऑल रिजल्टेंट निकालते हैं तो होता क्या है? ये ऑर्डर आता है। सबसे ज्यादा किसका निकलता है? CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CCl3, और सबसे कम CH4 इक्वल टू CCl4। तो आप दिमाग में ऐसे डाल देना कि हेलोजन बढ़ते जाते हैं, डाइपोल मोमेंट कम होता जाता है। 1 में सबसे ज्यादा, 2 में और कम, 3 से और कम, 4 होंगे तो 0, 1 भी नहीं होगा तब भी 0। क्यों? क्योंकि ये आपका कैंसिल कर जाएगा। इसमें चारों कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर जाएगा, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ। तो CH3X, CH3, CH2X2, CHX3, CX4, ऐसे ही आता है कि नहीं आता? ये ध्यान रखना। ये तो अपन ने क्वेश्चन किए थे किसके? कम मॉलिक्यूल दिए रहेंगे कंपेयर करने को। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक बार आप ड्रॉ करना, आपको दिख जाएगा क्या करना है। बस ये 2 3 चीजें जो आपको बताई, जैसे ये वाला बताया, ये आप दिमाग में रखना। हेलोजन बढ़ते जाते हैं, डाइपोल मूवमेंट कम होता जाता है। एक ये वाला मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड वाला। और ये तो अपन को नॉर्मल चार्ज से ही हो जाता है। चलो, अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें, मुझे कैलकुलेशन ऑफ म्यू, म्यू कैलकुलेट करना है। देखो, जब भी हम डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना कैसे करेंगे। जैसे मान लो अपने पास कोई ए और बी है, ध्यान सुनना बेटा, ए और बी है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया, इस पे डेल्टा नेगेटिव आया। तो म्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेल्टा इंटू इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? डी। डेल्टा इंटू डी, ये आएगा अपना डाइपोल मूवमेंट। अब ध्यान देना, इसकी जो यूनिट है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जो इसकी यूनिट यूज होती है, जो अभी कॉमन यूनिट होती है, वो होती है अपनी डिवाई। डिवाई, जैसे एसआई यूनिट तो अलग होगी। एसआई यूनिट क्या होगी? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज की क्या होगी? कूलम। और डिस्टेंस की मीटर। कूलम मीटर है, सीएम नहीं है। सी मतलब कार्बन नहीं, कूलम। एम मतलब मीटर, कूलम मीटर होगी ये। लेकिन ये अगर हम, ये जो यूनिट है कॉमन यूनिट होती है, ये अपनी, अगर हम डिवाई की बात करें तो डिवाई अपना एसआई यूनिट नहीं है। डिवाई अपना एसआई यूनिट नहीं है। अब ये देखा जाए तो सर ये एसआई यूनिट नहीं है, तो ये एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? ध्यान रखना, 1 डिवाई इक्वल टू होता है 10/3। कितना होता है? 10/3 इंटू 10 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 10 इंटू 3 30, -30 कूलम मीटर। ये होता है कन्वर्जन। ये कन्वर्जन होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास आएगा, अभी भी बता दूंगा, याद अपन को ये याद रखना है। कैसा?
10/3 इंटू 10⁻⁻30 कोलम मीटर किसके बराबर होता है? 1/y के बराबर होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन को दे रखा है कि एक मॉलिक्यूल है, डाई मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूल है, जिसपे चार्ज आ रहा है अपना E/2 और -E/2। ई चार्ज कब आता है? अच्छा बताओ, किसी मॉलिक्यूल पे ई चार्ज कब आएगा? जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये पार्शियल शिफ्ट हुआ, इसमें डेल्टा पॉजिटिव किसके बराबर है? +E/2। इसमें किसके बराबर है? -E/2। अब और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है आपकी 100 एंगस्ट्रॉम, ऐसा दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड, तो कैसे निकालोगे? डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आप तुरंत क्या करोगे? क्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? तो अपने पास तरीका क्या? देखो क्वेश्चन में जब भी अपने पास कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं अपने पास। म्यू है और क्यू है और डी है। अब ध्यान देना, अपन को दे देंगे म्यू, क्यू और डी दे देंगे तो क्या पूछेंगे? म्यू पूछेंगे। डाइपोल मूवमेंट दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे तो क्या बोलेंगे? चार्ज पूछेंगे, कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज आ रहा है। और मान लो अगर आपको चार्ज और म्यू दे दिया तो डिस्टेंस पूछेंगे, बॉन्ड लेंथ कितनी है। ध्यान रखना 1 2 3 तीन में से कोई दो चीजें गिवन होंगी, थर्ड पूछी जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? चार्ज गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो क्या पूछेंगे? अब चार्ज देके चार्ज नहीं पूछेंगे, पागल थोड़ा है वो। डिस्टेंस देके बोलेंगे डी 100 एंगस्ट्रॉम में, बॉन्ड लेंथ बताओ, ऐसे थोड़ा पूछेंगे। तो अब क्या करोगे? अब इसमें से बताओ मेरे पास क्या क्या गिवन है। मेरे पास गिवन है चार्ज गिवन है और डिस्टेंस। ये तो ई का चार्ज कितना होता है कूलम पे? 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो लिख लेता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम बाय 2। ये तो हुआ कि नहीं हुआ चार्ज? और डिस्टेंस कितना है? 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आया कि नहीं आया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कूलम मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया जल्दी बोलो, कितना आ गया? 8 इंटू 10⁻, जल्दी बोलो कितना आ रहा है? ये हटाया 20 हो गया, 8 -28 आएगा यार, -28 कॉलम मीटर ये बनेगा। लेकिन 99% चांस है कि वो कॉलम मीटर नहीं देंगे, वो डिवाई में देंगे। अब डिवाई में कैसे कन्वर्ट करें? अरे मेरे पास कन्वर्जन है कि नहीं है? तो 1 सेंटीमीटर में कितना कॉलम मीटर होगा? 1 कॉलम मीटर में कितना होगा मेरे पास? अपन ने ये लिखा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 कॉलम मीटर इक्वल्स टू 3/10 इंटू 10⁻30 डिवाई। डिवाई को डी से लिखा जाता है, किससे? डी से। डिवाई लिख सकता हूं ऐसा। तो कॉलम मीटर में डाल दो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8 इंटू 10⁻28 इंटू 3/10 इंटू 10⁻30 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो ये क्या बन गया? डिवाई। जल्दी बोलो कितना आंसर आ रहा है? ये कितना हो गया बेटा? इसको अपन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। 29 24 इंटू 10 240 डिवाई हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? 240 डिवाई, ये म्यू आ गया। लास्ट में कहानी बताऊंगा कि ये आता कहां से, अभी बता दूंगा फैल जाओगे, फिर इतना सारा करना है बस, अभी नहीं। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दिया गया है, ए और बी दिया गया है। हाँ क्या हो गया पीछे? ए और बी दिया गया है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, इनके बीच का
डिस्टेंस है मेरे पास, मान लो डिस्टेंस दे दिया उन्होंने 10 एंगस्ट्रॉम, और डाइपोल मोमेंट दिया है बेटा उन्होंने 1.2 डिवाइड, फाइंड दी चार्ज ऑन एटम्स। पहला ये है चार्ज ऑन एटम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना आएगा ये बता दो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना, E/2 E/4, चार्ज तो कूलम में बता दोगे, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितने फ्रैक्शन, कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है, E/2 2E कितना। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता है, बस वैल्यू पुट करनी होती है, सही कन्वर्जन लगाना होता है। हाँ, ई के टर्म में लिखाना है बेटा। क्या आ रहा है इसमें, 4 इंटू, देखो म्यू लिखोगे, म्यू क्या लिखोगे बेटा, Q/T, और ये कितना है 1.2 डिवाइड, अभी Q क्या हुआ कॉलम में आएगा अपना, डिस्टेंस कितना दिया, Q डिस्टेंस कितना हो 10 × 10⁻⁻10, और 1.2 डिवाइड कितना होता है 10/3 × 10⁻30 कोलम मीटर, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी चार्ज कोलम में आएगा, डिस्टेंस अपन ने मीटर में ली तो यूनिट कट जाएगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बोलो। क्योंकि ये अगर हम देखें कितना हो रहा है 4 × 10⁻21 कोलम, ये आ गया आंसर, ये आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में चाहिए, तो इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में आ जाएगा कि नहीं आएगा, 4 × 10⁻21 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19, कितना बन गया जी, कितना आ गया। इसको अपन अगर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, -90 था, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 4 × 10⁻21 डिवाइडेड बाय 16 × 10⁻20, ये कितना चला गया 4 बार, तो ये कितना बन जाएगा 1/40, 1/40 आ रहा है ना, 1/40 तो ये आएगा, तो कितना हो गया 1/40, मतलब इसमें चार्ज कितना हो जाएगा E/40 के बराबर इसमें रहेगा, इसमें कितना हो जाएगा +E/40, और इसमें -E/40, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म में कितना, इलेक्ट्रॉन के टर्म में कितना E/40, पार्शियल शिफ्ट हुआ है, अगर पूरा शिफ्ट होता तो कितना आता E। ध्यान देना, अगर कोई बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाए, अगर ये ऐसा था, अगर से पार्शियल शिफ्ट होगा तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा, अगर पूरा शिफ्ट हो जाए तो
इस पे क्या बन जाएगा, इस पे बन जाएगा माइनस ई, और इस पे क्या बन जाएगा प्लस ई। पार्शियल शिफ्ट होगा तो डेल्टा के टर्म में आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नहीं है, दो दो टर्म है, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। तो कैलकुलेशन में आपके दो ही क्वेश्चन आएंगे। एक और अगर हम लोग बात करें परसेंटेज आयनिक, परसेंटेज आयनिक नेचर इन कोवलेंट, कौन से डाई एटॉमिक, नेचर इन कोवलेंट कंपाउंड। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि परसेंटेज आयनिक नेचर इन कोवलेंट कंपाउंड कौन से डाई एटॉमिक में। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि कोई सा भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवलेंट होता है। 100%, देखो आयनिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी चार्ज ना है। आयनिक मतलब क्या होता, सॉरी आयनिक मतलब क्या हो, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। कोवलेंट मतलब क्या हो, बिल्कुल भी चार्ज ना आए। जैसे मान लो अगर आपने ऐसे सोचा NaCl है, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर ये 100% आयनिक है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा प्लस है, इसका पूरा का पूरा माइनस है। लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे इसमें कुछ ना कुछ आपका कोवलेंट नेचर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये 100% आयनिक है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोवलेंट नेचर आएगा। तो कोई सा भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना ही 100% कोवलेंट होता है। अब जो डोमिनेट करता है उस टाइप का बोल देते हैं। जैसे मान लो 80% कोवलेंट हो गया तो क्या बोलेंगे, मोस्टली कोवलेंट में डाल देंगे। मान लो 80% या 90% आयनिक नेचर आया तो क्या बोल देंगे उसे, हम आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। जैसे अब आएगी, अब आपको लगेगा सर ये H2, सर दोनों टाइप के हैं, इस पे भी जीरो इस पे भी जीरो, तो ये तो क्या होना चाहिए 100% कोवलेंट। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फील आती है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप ऐसे सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या हमेशा बीच में रहेंगे। लेकिन होता क्या है, ऐसे मान के चलो कि आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हो, देखो ऐसा मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन चारों साइड आपका पूरे में डेंस एरिया में मुख फैला हुआ है। अब ये मान लो कि कभी ऐसा होगा कि ये वाली डेंसिटी इस साइड आती होगी और कभी ये साइड जाती होगी, फ्लक्चुएट होती रहती है डेंसिटी, और एवरेज टाइम में क्या हो जाएगी, दोनों पे जीरो। अगर आप एक इंस्टेंट के लिए देखो तो इंस्टेंट पे यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव दिखेगा, इस पे क्या दिखेगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो होता क्या है, भले ही दोनों सिमिलर टाइप के एटम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों के बीच में जो बॉन्डेड है वो शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जब हम किसी एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। हम क्या मान के चलते हैं कि सर इसमें चार्ज आया ही नहीं है, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए इन पे चार्ज जनरेट होता है। जैसे HCl है, HCl में क्या होगा, परमानेंट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, ये खींच के ज्यादा रख लेगा। इसमें हमेशा डेल्टा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट डाइपोल। मतलब पोलर मॉलिक्यूल क्या बोला था, परमानेंट डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल। और नॉन पोलर के पास क्या होता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब एक इंस्टेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे मान लो ये दोनों सेम टाइप के हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं। अब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो आप एक डाइपोल कैलकुलेट करने जाओगे तो आप पूछोगे H पे कितना चार्ज है, आप बोलोगे सर जीरो, क्योंकि जितना गया उतना आया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा जीरो। तो आप क्या बोलोगे, ये नॉन पोलर है। लेकिन एक इंस्टेंट के लिए तो इस पे डाइपोल आया होगा नहीं आया होगा, जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव बना होगा। तो हम ये नहीं बोल पा रहे कि क्या ये 100% कोवलेंट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक इंस्टेंट के लिए इन पे चार्ज आ रहा है। तो ना तो ये 100% कोवलेंट ये है, ना ही 100% आयनिक ये है। तो अगर कोवलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक नेचर आएगा,
अब ये बताओ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कब जनरेट नहीं होंगे, जब सेम टाइप के एटम होंगे। लेकिन सेम टाइप के एटम में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं, कभी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कभी ये खींचेगा, दोनों क्या होंगे, एवरेज बीच में आ जाएंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% कोवलेंट है। कोई सा भी कंपाउंड ना तो 100% कोवलेंट होता है ना ही 100% आयनिक होता है। अगर मोस्टली कोवलेंट है तो हम ये बोलेंगे उसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है, आयनिक बहुत कम है। अगर उसमें आयनिक नेचर बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्टली आयनिक है, कोवलेंट कम है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होता है, ना ही 100% कोवलेंट ना ही 100% आयनिक। कितना भी आप कोवलेंट कंपाउंड बनाने की कोशिश करो, लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि कम 100% आयनिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, 100% कोवलेंट हो सकता है, बस ये हो सकता है कि हम कोवलेंट नेचर को बढ़ा सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक आपका इमेजिनेशन यहीं तक जाए कि अगर दोनों को सर अगर मोस्टली कोवलेंट रखना है, दोनों की इलेक्ट्रिसिटी सेम रख दो तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा। जैसे होता क्या है यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो अपन ये बोल रहे हैं कि कोवलेंट कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, ये कोवलेंट कंपाउंड है। अब मान लो अपन ने ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर मैं बोलूँ कि दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो इन पे एवरेज चार्ज क्या आएगा, 0। तो आप क्या बोलोगे, सर ये कोवलेंट टाइप का है, क्या बोलोगे, कोवलेंट। अब मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इसने क्या किया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ा दो, और डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक टाइम बाद क्या होगा, ए का शब्द टूट जाएगा। अब जैसे मान लो आपके बगल में बैठा हुआ है, आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा हुआ, वो आपसे बार बार पेन मांग रहा है, आप उसको दे रहे हो, एक बार मांगा दे दिया, दूसरी बार मांगा दे दिया, इतना परेशान कर दिया आपने फेंक के ही मार दिया, रख ले। ऐसे ही इनका है भाई, ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन मांग रहा है भाई, ठीक है ले ले थोड़े टाइम के लिए ले ले, लेकिन अब ये कह रहा है इसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा है कि इसने खींच ही लिया, गुस्से में आके इसको दे दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी माइनस में। तो ये तो होता है एक्सट्रीम केस ऑफ पोलैरिटी, क्या होता है, आयनिक। अगर इतना ज्यादा पोलर बना दो कि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयनिक में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सट्रीम केस ऑफ पोलैरिटी क्या दिखती है, आयनिक कंपाउंड में रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे मान लो कि इनके बीच में शेयरिंग हुई थी, लेकिन इसने इतना ज्यादा परेशान कर दिया, इतना इलेक्ट्रॉन खींच लिया कि ब्रेक होकर किस में आ गया, आयनिक में आ गया। तो जितना ज्यादा पोलैरिटी हम बढ़ाते जाएंगे, आयनिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये हमें समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा, अगर मान लो दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सिमिलर टाइप के हैं, हम आयनिक नेचर बहुत कम रहेगा, कोवलेंट ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर उन पे कोई चार्ज आ रहा है और मुझे आयनिक नेचर कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, आप कंपेयर करने के लिए यही तो देखोगे कि सर इस समय डाइपोल कितना है, इस समय डाइपोल कितना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अपना आयनिक हो गया, आइडियल आयनिक हुआ, आइडियल आयनिक में कुछ डाइपोल मूवमेंट आएगा और गिवन कंडीशन में कुछ डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मुझे परसेंटेज आयनिक चाहिए, परसेंटेज आयनिक अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, म्यू जो कंडीशन है जो अपना दिख रहा है, और म्यू आइडियल, ऐसा बोल सकता हूं, इंटू 100। अगर ये 100% आयनिक होगा तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, मैक्सिमम। और इस कंडीशन पे जो आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं, जो दिख रहा है ऑब्जर्व्ड, और इसको क्या बोल देते हैं, आइडियल, म्यू आइडियल बोल देते हैं, या फिर म्यू 100%, 100% भी लिखा होता है, और म्यू म्यू कौन सा, 100 वाला, इंटू 100% आयनिक होगा तब ले लो, उस समय का ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज आयनिक। सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, जैसे मान लो कौन सा, म्यू ऑब्जर्व्ड, जो अपन को जो उस मॉलिक्यूल में निकल रहा है, प्रैक्टिकली निकल रहा है, वो ले लो। तो जब ये 100% आयनिक होगा तो क्या होगा, उन दोनों का रेशो परसेंट मिल जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपने 200 नंबर का पेपर दिया, आइडियली कितने नंबर आने चाहिए थे, 200, लेकिन कितने मिले, 50, तो कितना परसेंट ऑब्टेंड हुआ, तो क्या करोगे सर, 200 आने चाहिए थे लेकिन 150 मिले, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 100। अगर ये 100% आयनिक होता तो डाइपोल मूवमेंट इतना निकलता, लेकिन है कितना, इतना, तो परसेंट कितना आएगा, उससे निकाल लो अपन। जितना ज्यादा इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आयनिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और एक्सट्रीम केस क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जब इस केस में आएगा, उस टाइम का डाइपोल मोमेंट ले लो। जब ऐसे मान लो, आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि अपने पास ए बी है,
ए बी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो इस समय कोई डाइपोल मूवमेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब आप ये एज्यूम करो कि अगर ये 100% आयनिक होता तो क्या होता, ये ए प्लस बन जाता और बी माइनस, और इनके बीच में डिस्टेंस उतनी मान के चलती है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस डी है तो इनको भी क्या मान के चलेंगे, डी। तो अब यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट निकालोगे वो क्या निकालोगे, 100% का निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, फुल चार्ज आ गया, तो अपन ने क्या मान लिया, 100% आयनिक। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसमें कितना परसेंट आयनिक है, तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम इतना हो सकता है और गिवन कंडीशन पे इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू जो गिवन कंडीशन पे है अपॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 इंटू 100, ये क्या बन जाएगा, आयनिक परसेंट। आयनिक परसेंट आ जाएगा। अरे जैसे आपके 200 मार्क्स आने चाहिए थे, पेपर दिए थे, लेकिन आए 150, तो कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेंड हुआ, तो 150/200 करोगे। ऐसे ही जब ये 100% आयनिक होता तो डाइपोल मूवमेंट इतना आना चाहिए था, लेकिन डाइपोल मूवमेंट इतना है तो उतने में जितना परसेंटेज रहा हो उतना अपन बता देंगे। तो परसेंटेज आयनिक, मुझे इतना पता है कि जितनी जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी परसेंटेज आयनिक बढ़ता जाएगा। तो अब पोलैरिटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी मैक्सिमम बढ़ के कितनी हो पाएगी, 100% आयनिक के बराबर हो पाएगी। तो जब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%, और गिवन कंडीशन में कितना है उतना हम देख लेंगे, तो उससे हमें आयनिक मालूम चल जाएगा। अभी बताओ अगर चार्ज 0 है तो हम क्या मान के चलेंगे कि आयनिक बिल्कुल भी नहीं है, और जब चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या मान लेंगे, 100% आयनिक। इस गिवन कंडीशन में कितना आयनिक है, इसका और इसका रेशो लेके 100 ले लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई एच बी मॉलिक्यूल है, एच ए मॉलिक्यूल है जिसका म्यू है वो है 1/, 1/, उसका डाइपोल मूवमेंट है, और बॉन्ड लेंथ दी गई है, बॉन्ड लेंथ दी गई है 10 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड दी परसेंटेज आयनिक नेचर इन ए बी, कैसे निकालोगे परसेंटेज आयनिक नेचर इन ए बी, ये पूछा जा रहा है। अच्छा तो अगर परसेंटेज कोवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस परसेंटेज आयनिक, निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? इसमें हम कोवेलेंट मान लेंगे, इसमें हम आयनिक 100% आयनिक में पूरा ब्रेक हो जाएगा। अब कोई बीच में इंटरमीडिएट में रहेगा तो उतना परसेंट हम लेके बता देंगे। अभी बताओ ये डाइपोल मूवमेंट गिवन है, ये गिवन कंडीशन का गिवन है। अगर ये 100% आयनिक होता तो कितना डाइपोल मूवमेंट रहता, बता सकते हो? अभी ध्यान दो, कैसे क्वेश्चन, बहुत आसान, कुछ नहीं करना उसमें। आप ही बताओ कितना गिवन है, 1/, गिवन है कि नहीं है? अच्छा म्यू 100% कितना होगा, Q इंटू डी होगा। और जब ये 100% आयनिक में जाएगा, अगर ए भी अगर 100% आयनिक में जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस एंड बी माइनस। तो चार्ज कितना आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, ई। अरे 100% आयनिक में जाएगा तो पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा, और पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्लस ये माइनस, तो ई कितना हो जाएगा, की क्यू कितना हो जाएगा, ई के बराबर। और डिस्टेंस, अब जब ये बताओ ये बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या डिस्टेंस में चेंज आएगा, नहीं आएगा। डिस्टेंस कितनी रहेगी, 100 डी। तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10, कितना आ गया ये, 1.6 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो, माइनस 18 कोलम मीटर आया कि नहीं आया, सॉरी 28 आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज आयनिक निकालना है। तो परसेंटेज आयनिक कैसे निकलेगा, म्यू गिवन अपॉन म्यू 100 इंटू 100, ये कितना है, 1/, कितना होता है, 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस 30, बताया था, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 28 इंटू 100। जल्दी निकालो कितना हो गया, गिवन अपॉन 100% निकालने के लिए कैसे करोगे, Q इंटू जो बॉन्ड लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 100% कैसे निकलता है, 100% निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है
100% निकालने का तरीका क्या होता है, Q इंटू डी क्या है, बॉन्ड लेंथ दी रहेगी वो। तो अगर अपन सिंप्लीफाइड वे में अगर परसेंट को लिखें तो कैसे लिखोगे, म्यू परसेंटेज आयनिक अगर आप लिखना चाहते तो आप क्या लिखोगे, म्यू ऑब्जर्व जो दिया हुआ है, म्यू, और इसी को क्या लिख सकते हो, E इंटू डी इंटू 100, ये लिख सकता हूं। E क्या है, चार्ज, जब पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो E के बराबर चार्ज आएगा। D क्या है, बॉन्ड लेंथ, ये लिख सकते हो आप चाहो तो। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। क्या 100 माइनस आयनिक, अरे कोवलेंट प्लस आयनिक मिला के कितना होगा, 100 होगा। कोवलेंट आयनिक आपने निकाल दिया, कोवलेंट निकालना तो क्या करोगे, 100 माइनस आयनिक कर देना। कितना आ रहा है, 2%। चलो 2% आ गया, चलो कुछ तो आया, 2% आ गया आयनिक। तो कोवलेंट कितना हो जाएगा, 98 के आसपास, 98 हो जाएगा। ये लिख लो। कभी कभी क्या करेंगे, आयनिक परसेंट दे देंगे, बॉन्ड लेंथ दे देंगे, म्यू ऑब्जर्व पूछेंगे। फॉर्मूला यही है, इसमें डालना है अपन को। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या लगेगा, ये फॉर्मूला अपना लगेगा। कोई कंपाउंड ना ही 100%, रियलिटी क्या होती है, ना कोई 100% आयनिक, ना ही 100% कोवलेंट। कोई अगर कोवलेंट है इसका मतलब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड बोल रहे हैं मतलब उसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है, आयनिक कम है। और किसी को आयनिक बोल रहा है इसका मतलब क्या है, आयनिक ज्यादा है, कोवलेंट कम है। और डाई एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड में अगर आयनिक नेचर निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं, गिवन डाइपोल मोमेंट अपॉन, हम क्या मान लेंगे कि आइडियल कंडीशन मान लेंगे कि आयनिक होगा तो इतना 100% आएगा, वो निकाल के अपन ले लेंगे। गिवन अपॉन 100 का रेशो इंटू 100 क्या बन जाएगा अपना, परसेंटेज आयनिक। अब वो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अपन ने छोड़ के रखा था। क्या छोड़ के रखा था, बन डिवाई कहां से आया था, बन डिवाई होता है 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। अब ये सर ESU क्या होता है, जैसे अपने पास चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम। ऐसे क्या होता है, चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सीजीएस सिस्टम में चलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। CM क्या होता है, सेंटीमीटर, CM क्या है, सेंटीमीटर। तो ये चार्ज हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, Q इंटू डी। अब ध्यान देना सर, ये ESU क्या होता है, 1 ESU होता है अपना 3 इंटू, सॉरी 1 कोलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, ये होता है 1 कोलम चार्ज किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। तो क्या आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता सकते हैं ESU में, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। और कोलम को मैं क्या ले सकता हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और कोलम को क्या ले सकता हूं, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। तो कितना बन गया, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ये परसेंटेज कोवलेंट या डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये दे देंगे, आप पागल हो जाओगे, सर हमने तो ये पढ़ा है, ये कहाँ से आया। ESU क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये CGS सिस्टम की यूनिट होती है। जैसे SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम होता है, ऐसे ही आपका CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इतना बड़ा नाम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, वो कितना हो। और ये CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। और अगर हम इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो कोलम मीटर आता है। अब ध्यान दो सर, ये तो अपन ने लिख दिया, ये कहां से आया था, कौन सा वाला, 1 डिवाई इक्वल टू कितना बताया था आपको, 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कोलम मीटर। ये कैसे आया देखो,
अब मेरे पास ये है, अब मुझे तो 1 डिवाइड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 10 की पावर -18 है कि नहीं है? ये तो 1 कॉलम किसके बराबर है? 1 ESU किसके बराबर है? 1 ESU किसके बराबर है? 1 बाय, देखो 1 ESU को 1/3 इंटू 10 की पावर 9 करोगे कि नहीं करोगे? ये हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया अपना किस में? ये अपना कॉलम में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -2 मीटर। ऐसा लिख सकता हूं? अरे इसको ये लिख दिया, ध्यान दो, इसको ये लिख दिया और ये ESU को ये लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? क्या बन गया ये? पकड़ो जल्दी जल्दी। ये कितना हो गया? 10 की पावर माइनस कितना हो गया? 10 की पावर -20 और ये ऊपर जाएगा -29/3। तो क्या कर सकता हूँ? 10/3 इंटू 10 की पावर -30 कर सकता हूँ। ये याद रखने में आसान होता है, ये नहीं होता है। 10/3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ चिपका दो। क्या बन गया ये? कूलम मीटर। ये आ गया 1 डिवाइड। तो 1 डिवाइड क्या क्या होता है? 1 डिवाइड डायरेक्ट ये भी आ जाता है। 1 डिवाइड कितना होता है? 10 की पावर -18 ESU कूलम मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। और क्या बन जाता है? 10/3। और सुनो, अब बहुत सारे इसलिए परेशान रहेंगे सर ये 10/3 नहीं लिखा होगा, 3.33 लिखा होगा। सर आपने 10/3 बताया था। ये वैल्यू कितनी होती है? 3.33 नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 10/3 और 3.33 बराबर ही होते हैं। समझ में आया? फायदा किसमें इतना सब करने में कि ये याद रखने में? लेकिन ये इसलिए बता दिए क्योंकि अपन को पता होना चाहिए। कहीं कहीं क्या होगा, डाटा आपको ESU में दिखा रहेगा, कॉलम मीटर में लिखा होगा, डिवाइड में लिखा होगा, तो अपन को मालूम होना चाहिए यहाँ से आया है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 4.8 इंटू 10 की पावर -10। बहुत सारी जगह चार्ज आपको लिख देंगे, इतना चार्ज इतना चार्ज। तो बस आप ये ध्यान रखो, 1 कॉलम किसके बराबर होता है? 3, और 3 इंटू 3 की 10 की पावर 9। कभी कभी क्या करेंगे, ये जो डेल्टा चार्ज होगा ना, ये आपको ESU में दे देंगे। तब आप, हमें किसकी आदत है? कॉलम की। तो आप एक चीज ये याद रखना बेटा, ये एक ये याद रखना और एक ये याद रखना, बस दोनों में काम हो जाएगा अपना, इन दोनों में। 3 इंटू 10 की पावर 9, 3 रहता है इसका, यहाँ 9 आता है, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। यहाँ पे क्या होता है? 10/3 इंटू 10 की पावर -13 कूलम मीटर। होमवर्क क्या करोगे आप? दिखाओ। होमवर्क होमवर्क अपन करेंगे, जो बची है उसको बची ही रहने दो, जो बचा है उसको बचा रहने दो। अपन करेंगे DCD 8 करेंगे। सुनो, DCD 8 में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर कितने? 37 के आधे कितने होते हैं? 18 18 तक कर लेना, 1 से लेके 18 तक। कहाँ से करना बेटा? 1 से लेके 18, 1 से लेके 18 तक कर लेना।